हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टी.एस. एलियट के कंप्लीट वर्क्स को देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे इसको हम लोग, और दो पार्ट में वीडियो हम लेके आएंगे। आज हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम थोड़ा इनके वर्क्स को डिटेल में देखेंगे, उसकी थीम, सब्जेक्ट, स्टाइल वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं टी.एस. एलियट के, उसको देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसके पहले हमने टी.एस. एलियट की बायोग्राफी को डिटेल में डिस्कस किया है, तो जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको आप देखिएगा, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो क्लास, और इस तरह की क्लासेस के लिए हमारे चैनल ब्राइट वर्ड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट रखते हैं। तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं इनके वर्क्स को। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। अर्ली पोइट्री, इनकी देखिए अर्ली पोइट्री क्या है। अर्ली जो इनकी पोएम्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट इनका है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, जो कि आपका 1915 में आया। जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग जो है फर्स्ट पोएम है इनकी। इसमें उन्होंने आधुनिक मनुष्य की निराशा, अकेलापन और आत्मसंदेह को दिखाया है। ओके, तो ये आपका उनकी फर्स्ट पोएम कही जाती है 1915 में, जो कि आई थी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, 1915 में ये भी आया था। इसमें एक पुरुष और महिला के बीच भावनात्मक दूरी और खालीपन को दर्शाया गया है। जब हम आगे इसको डिटेल में और समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे इसका, तो आज तो हम इसको देख लेते हैं इनके कौन कौन से वर्क्स हैं। ओके, प्रिल्यूड्स ये आपका 1917 में आया था। ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड से मत कंफ्यूज होइएगा, ये प्रिल्यूड इनका है 1917 में जो कि आया था। इसमें यह शहरी जीवन की निरर्थकता, गंदगी और नैतिक पतन को दिखाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इनकी पोयम रैप्सोडी ऑन विंडी नाइट, 1917 में आया था। यह कविता अंधेरी रात और बिखरे हुए विचारों के माध्यम से आधुनिक जीवन की उदासी को दिखाती है। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर अपोलोनेक्स, भी आपकी 1917 में आई थी। ओके, आंट हेलेन, ये भी 1917 में आई थी। कन्वर्सेशन गैलेंट, 1917। ला फिग्लिया ची पियांगी, 1917 में आई थी। ये जो इनकी इधर पोएम है, ये इसमें जो एक सटायर है बौद्धिक और आधुनिक जीवन के खोखलेपन को दिखाती हैं, उजागर करती हैं। ओके, ये आपकी लास्ट की इधर की पोएम्स। तो ये इनकी अर्ली कुछ पोएम्स थी। पोइट्री कलेक्शन इनका जो कि आया था 1919 में आया था। जो इनकी पोएम्स कौन कौन सी आई, आपका पोइट्री कलेक्शन है पोएम्स जो 1919 में आई थी। 1919 में इनका कलेक्शन आया था पोएम का। इस कलेक्शन में इन्होंने टी.एस. एलियट ने जो लैंग्वेज है, जटिल लैंग्वेज हो गई, जटिल भाषा और बिंबों के माध्यम से आधुनिक समाज की निराशा और बिखराव को दर्शाया है। पहली पोएम है जेरोनिशन। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति के अनुभवों द्वारा आध्यात्मिक पतन का चित्रण है। ओके, स्विनी इरेक्ट में पाप और वासना का चित्रण दिखाया गया है। स्विनी अमंग द टेंगल्स, इसमें भी आपका पाप और वासना का ही चित्रण है। ओके, विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, जीवन और मृत्यु के विषय पर विचार किया है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है आपका बरबैंक विद बेटको, ब्लस्टीन विद सिगार आपका। ओके, नेक्स्ट है आपकी मिस्टर एलियट संडे मॉर्निंग सर्विसेज। ओके, तो ये आपकी कुछ पोएम जो 1919 के कलेक्शन में आई थी, ये हैं आपकी कुछ पोएम्स। ओके, नेक्स्ट है आपका जो आया था 1920 के कलेक्शन में पोएम्स, न्यूयॉर्क है। एरा वॉस ब्रेक लंदन 1920, और पोएम्स जो है न्यूयॉर्क 1920। ओके, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ अर्लियर पोएम्स, ये क्या था इनका, एक रिवाइज्ड वर्जन था अर्लियर पोएम्स के। जो उनकी अर्लियर पहले की पोएम्स थी, अर्ली पोएम थी, उनका एक रिवाइज्ड वर्जन था। एरा वॉस ब्रेक लंदन 1920 एंड पोएम्स इन न्यूयॉर्क 1920 में। ओके, तो ये आपका हो गया पहले की कविताओं का संशोधित संस्करण है, जिसमें एलियट ने अपने काव्य शैली और अधिक परिष्कृत किया था। ओके, अर्लियर पोएम्स का कलेक्शन हो गया आपका द वेस्ट लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके। उसमें एलटी के सिलेबस में लगा है ये वर्क आपका। ओके, तो ये आपका 1922 में आया है।
ओके, एलियट्स मास्टरपीस कहा जाता है इसको, रिफ्लेक्टिंग पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट। ओके, ये मास्टरपीस है आपके एलियट का। एंड ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बैरनेस जो हो गई, आध्यात्मिक वीरानी जो हो गई, और नैतिक पतन को प्रतीकात्मक रूप से इसमें दिखाया गया है। ओके, मुख्य विषय इसमें क्या था आपका, धार्मिक संकट हो गया, परंपरा से टूटना और आधुनिक व्यक्ति की अर्थहीनता, ये सब करके पोस्ट वॉर के बाद की इसमें दिखाया गया है पतन, जो स्पिरिचुअल बैरननेस हो गई उसको दिखाया है इसमें वेस्टलैंड में। 1922 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टी.एस. एलियट। नेक्स्ट है आपका द हॉलो मैन, जो कि आपके 1925 में आया था, अ विजन ऑफ स्पिरिचुअल डिसोल्यूशन। तो इसमें आपके मनुष्य के अंदर की आध्यात्मिक खालीपन और जो निष्क्रियता का चित्रण किया गया है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट है इनका एश वेडनेसडे, ये इनका 1930 में आया था। यह कविता एलियट की ईसाई धर्म में परिवर्तन, कन्वर्जन टू एंग्लिकनिज्म के बाद की है। इसमें पश्चाताप, विश्वास और उद्धार की भावना को दिखाते हैं। ओके, रिफ्लेक्ट्स एलियट्स कन्वर्जन ऑफ एंग्लिकनिज्म। ओके, नेक्स्ट है इनका एरियल पोएम्स थी, जो कि 1927 से 1913 के बीच में आई हैं। ये छोटी छोटी धार्मिक सी इसमें कविताएं हैं। क्या है इसमें, जर्नी ऑफ द मैगी 1927 में इसमें मसीह के जन्म की यात्रा को दिखाते हैं। एंड सॉन्ग ऑफ सिमोन, इसमें विश्वास की जो शांति मिलती है उसको दिखाते हैं। एनिमोला 1929 में आत्मा की जो सोल की जो जर्नी रहती है उसमें उसको दिखा रहे हैं। मैरिना 1930 में पुनर्मिलन का जो आनंद रहता है उसको दिखाते हैं। टी.एस. एलियट के वर्क में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी मेन थीम वर्क रहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पर रहते हैं। ओके, ट्रम्प मार्च 1931 में विजय और विनम्रता को दिखाया जा रहा है इसमें। तो ये रियल पोएम्स थी जो 1927 से 1930 के बीच में आई थी। नेक्स्ट है इनका, इंपॉर्टेंट है ये भी, 97 में 4 क्वार्ट्स इनके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अक्सर। क्या है, 1935 टू 1942 में आए थे आपके। एलियट की दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि का चरम रूप है इसमें। ओके, चारों भाग इसके क्या है, बर्न्ट नॉर्टन 1935 में समय और अनंतता को दिखाते हैं। ईस्ट कुकर 1940 जन्म और मृत्यु का चक्र दिखा रहे हैं ईस्ट कुकर से। इनका जो एपिटैप भी है वो भी आपका ईस्ट कुकर से ही लिया गया है। अब हमें बताइएगा, हमने उसमें बताया था इनका एपिटैप क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो ईस्ट कुकर से ही इनका लिया गया है। थर्ड है द ड्राई सॉल्वेजेस 1941 में जीवन की यात्रा, समुद्र प्रतीक दिखा रहे हैं इसमें। लिटिल गिडिंग, इसमें आपका युद्ध के बीच आध्यात्मिक शांति जो हो जाती है वो दिखाते हैं। 1942 को में आया है आपका। तो ये इनके 4 क्वार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट हैं, 1935 से 1942 के बीच में आए थे। नेक्स्ट है कलेक्टेड पोएम्स 1909 टू 1962। ओके, एलियट की सभी प्रमुख कविताओं का ये संग्रह है। कलेक्टेड पोएम्स 1909 टू 1962 में आया था। 1963 पॉस्थमस कंपाइलेशन, मतलब ये कब हुआ है, पॉस्थमसली पब्लिश की गई है 1963 में, उनकी मृत्यु के बाद ही पब्लिश हुई है। 1962 में कलेक्टेड पोएम्स इन एलियट की सभी कविताओं का इसमें संग्रह है। ओके, चलिए इनके प्लेस देख लेते हैं, वर्स एंड ड्रामा जो है इनके देख लेते हैं। स्विनी एगोनिस फ्रैगमेंट्स 1932 में आया था। ओके, ये अधूरा नाटक था, आधुनिक जीवन की मूर्खता पर व्यंग है ये। स्विनी एगोनिस्ट 1932 में आया था। मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में कैंटरबरी के आर्क बिशप थॉमस बिकेट की हत्या पर आधारित एक रिलीजियस प्ले है, नाटक है, धार्मिक नाटक है। मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में। द फैमिली रियूनियन 1939 में अपराध बोध और उद्धार के विषय दिखाया गया है। द कॉकटेल पार्टी 1949 में आया था, आधुनिक समाज के नैतिक संकटों पर आधारित है। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, नेक्स्ट है इनका द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क हो गया, 1953 में आया था, पहचान और आत्म खोज का विषय है इसमें। द एल्डर स्टेट्समैन 1958 में आया था, एक बुजुर्ग राजनेता की आत्मा की शांति की खोज है इसमें दिखाते हैं। ओके, तो ये इनके कुछ प्लेज हो गए। ह्यूमर्स एंड लाइट वर्सेस को देखते हैं। ओल्ड पॉजन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स 1939 में आया था। फनी कैट पोएम फॉर चिल्ड्रन लेटर बिकम द म्यूजिकल कैट्स, बच्चों के लिए मज़ेदार बिल्लियों पर कविताएं हैं, बाद में इन्हीं पर प्रसिद्ध म्यूजिकल कैट्स बना। ओके, तो ये 1939 में आया था। ह्यूमरस एंड लाइट वर्स था इनका।
नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड एसेज, थियोरेटिकल एंड कल्चरल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका सेक्शन। हमें पता है हमारे ये प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे, तो ये क्रिटिक भी बहुत अच्छे थे। तो इनका क्रिटिसिज्म, इनके क्या वर्क है, समीक्षा एवं क्रिटिसिज्म एंड एसेज देख लेते हैं इनके। 10 के सैक्रेड वुड एसेज ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920 में आया था। इसमें इनके प्रसिद्ध निबंध जो है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट हो गया, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये शामिल हैं। द सैक्रेड वुड एसेज ऑन पोइट्री एंड चिल्ड्रन 1922 में जो कि आया था। एलियट ने कहा कि कवि और व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त होकर परंपरा से जुड़ना चाहिए उनको, ये ऐसा एलियट ने इसमें कहा है। ओके, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 में आया था। क्लासिकल कवियों की प्रशंसा करी है इसमें इन्होंने। ओके, होमेज एंड जॉन ड्राइडन में 1924 में आया है। फॉर लैंसलॉट एंड्रयूज 1928 में है। धर्म और शैली पर ये निबंध है। इसे इनका सेलेक्टेड एसेज 1917 1932। ओके, सेलेक्टेड एसेज जो आया था इनका वो है इनका 1932 में, 1972 1932। द मेटाफिजिकल पोइट्स द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, मेटाफिजिकल पोइट्स द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इनके सेलेक्टेड एसेज थे जो कि 1917 टू 1932 में आए। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर स्ट्रेंज, ये इनके क्रिटिसिज्म का चल रहा है पोर्शन। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, प्राइमर ऑफ मॉडर्न हर्से 1934। ओके, तो ये नैतिकता और संस्कृति पर विचार है इसमें दिखाते हैं, और इसमें आपका नैतिकता और संस्कृति पर विचार किया गया है। 6 है, आगे है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 में आया था। ओके, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी 1939। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948। संस्कृति की परिभाषा और मूल्य दिखाते हैं इसमें। पोइट्री एंड ड्रामा, कविता और नाटक के संबंध पर विचार किया है, 1951 में आया है। ऑन पोइट्री एंड पोइट्स 1957 में कविता की प्रकृति और उद्देश्य पर निबंध है, ये ऐसे है इनका। ओके, ये इनके कुछ एसेज एंड क्रिटिसिज्म थे। ओके, नेक्स्ट में इनके कुछ लेटर कलेक्शन देख लेते हैं। मिसलेनियस वर्क्स थे। सेलेक्टेड पोएम्स 1948 में आई थी। द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में आए थे। हार्वर्ड लेक्चर्स, हार्वर्ड का इसमें व्याख्यान किया गया लेक्चर्स हैं। व्हाट इज़ अ क्लासिक्स 1940 में एड्रेस एट द वर्जिल सोसाइटी, सांस्कृतिक दृष्टि से क्लासिक की परिभाषा दिखाई है। वर्जिल एड्रेस टू द वर्जिल सोसाइटी को दिखाते हैं इसमें। ओके, क्रिटिसाइज द क्रिटिक एंड राइटिंग्स 1965। पॉस्थमस था ये इनका वर्ड, 1965 में आया, इनके मरणोपरांत आया था। ओके, द कंप्लीट पोएम्स एंड प्लेज 1969 में पॉस्थमस कलेक्टेड एडिशन था, ये भी इनके मरणोपरांत ही आया, पॉस्थमसली आया था, ये कलेक्टेड एडिशन था इनका, 1969 में आया था। द कंप्लीट पोएम एंड प्लेज। ओके, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो इनको अवार्ड मिले थे, मेजर अवार्ड्स थे इनके। ऑर्डर ऑफ मेरिट यूके का जो एक सम्मान था इनको दिया गया था 1948 में। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948 में इनको मिला था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। ओके, आधुनिक कविता में उनके अग्रणी योगदान के लिए उनको प्राइज, साहित्यिक में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में। ओके, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो टी.एस. एलियट के हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे इनके ईयर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एक पार्ट और वर्क्स का लेके आएंगे जिसमें इनके जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिटेल में अच्छे से, उसकी थीम्स, सब्जेक्ट, स्टाइल, इनकी शैली, सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, डिटेल में वो क्लास थोड़ा रहेगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये सब समझ में आया हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके डिटेल वर्क के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।